गुड मॉर्निंग एवरीवन। मिजाग एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण एवं उन पर आधारित प्रश्नों का हल। ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है, आईएएस प्रीलिमिनरी, स्टेट पीसीएस और इसके अलावा स्टेट लोकल एग्ज़ाम सभी के लिए फ्रूटफुल है। और आज 10 मई है, रविवार है। आज का सत्र शुरू करने से पहले आज की प्रमुख जो न्यूज़ हेडलाइंस में कुछ विशेष न्यूज़ हैं, जिनमें पहली न्यूज़ है जी न्यूज़ के सीनियर एडिटर सुधीर चौधरी, जिन पे केरला पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और एफआईआर दर्ज करने का कारण बताया है, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे जिहाद जो आपका फ्लो चार्ट नाम से एक रिपोर्ट है जम्मू कश्मीर के ग्राउंड लेवल से जारी की थी। और उस जिहाद फ्लो चार्ट की रिपोर्ट को लेकर के केरला पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। उसमें ये बताया कि ये जो आपका फ्लो चार्ट है, ये जिहाद फ्लो चार्ट, उनकी जो रिपोर्टिंग है, उनकी जो ब्रॉडकास्टिंग है, वो मुस्लिमों की भावना को आहत करने वाली है और इसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है केरला पुलिस द्वारा। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ हेडलाइन है वो है आपका लिटिल रिचार्ड। लिटिल रिचार्ड जो आपके अमेरिका के सिंगर हैं, अमेरिका के सॉन्ग राइटर हैं, अमेरिका के म्यूजिशियन है, बहुत ही पॉपुलर है सिंगर। जो आपका लिटिल रिचार्ड, उनका जो पूरा नाम है वो तो आपका है रिचार्ड वाने और उनका रिचार्ड वाने पेनिनमैन जो उनका पूरा नाम है वो आप देख सकते हैं। देखिए, हाँ, जो उनका पूरा नाम है वो तो है रिचार्ड वाने पेनिमन, ठीक है, रिचार्ड वाने पेनिमन, ठीक है, जो इनका फुल नेम है पेनिमन, ठीक है, पेनिमन, जिसको आप बेटर नॉन, जो पॉपुलर नेम है उनका है लिटिल रिचर्ड। पॉपुलर नेम इनका लिटिल रिचर्ड है। इनका एक पॉपुलर 1950 का एल्बम है और वो है रॉक एंड रोल। उसके अलावा 1955 में इनका एक टट्टी फ्रेटी नाम से एक गाना भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो ये दो एल्बम है जो रॉक एंड रोल एंड टट्टी फ्रेटी नाम से, ये दोनों काफ़ी पॉपुलर है और इनको लिटिल रिचर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये अभी सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया, 87 ईयर्स ओल्ड। वो 87 वर्ष जो आपके जो बुजुर्ग थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया, लिटिल रिचर्ड। लिटिल रिचर्ड्स का तीसरी जो प्रमुख न्यूज़ जो आपकी हेडलाइन है वो है रिलायंस जियो को लेकर के। रिलायंस जियो ने वर्क फ्रॉम होम के लिए सभी के लिए टॉप जो 3 प्रकार के टॉप अप प्लान्स है नए जारी किए। और ये घर से आप अपनी जो एजुकेशन को, लाइव एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन आप प्राप्त करने के लिए आपके बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे। और 3 प्लान है, 151, 201 एंड 251, जिसमें 30 GB, 40 GB और 50 GB आपको डेटा मिलेंगे। और ये 3 अलग अलग राशि के जो आपने प्लान देख लिए, 151 151 रुपये, 201 201 रुपये और तीसरा है 251 रुपये। 3 प्लान रिलायंस जियो ने अभी जो लॉन्च किए हैं सभी के फ़ायदे के लिए। वर्क फ्रॉम होम के आप घर से बैठे कोई भी अपने अध्ययन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन जितने भी जो ट्रेनर्स है उसके ज़रिए अपने किसी प्रकार की ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। स्पीड आपको मिलेगी, डेटा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा रिलायंस जो आपकी इंडस्ट्री, इसके बारे में जानते हैं कि ये आपका मुकेश अंबानी, इसके जो वर्तमान में CEO है, इसके जो आपके मालिक है, जिन्होंने 13% के लगभग हाल ही में आपको पता है कि स्टैक है वो 3 कंपनियों को बेचे थे, 13% स्टैक। उसमें पहली कंपनी थी फेसबुक के अलावा दूसरी जो है वो कंपनी कौन सी थी, वो है सिल्वर लेक, और तीसरी थी विस्टा। फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा, 3 प्रमुख कंपनियों ने 13% जो रिलायंस जो जियो के वो शेयर है, वो स्टैक है, वो खरीदे हैं। और इस वजह से अभी इन्होंने काफ़ी जो इससे पैसा, जो फंड है वो काफ़ी कलेक्ट किया है। और वो फंड का जो साइज़ है आपका 60,596.37 करोड़, 6539.37 करोड़ के लगभग
ये फंड 13% जो स्टॉक है, जो स्टेक है, जो शेयर्स है, उससे इन्होंने जुटाए, और ये 13% शेयर जो स्टेक परचेज किए वो 3 कंपनियां कौन सी है? फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक है, सिल्वर लेक है, और तीसरी आपकी है विस्टा। तो आज का आइए जो सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जो बनता है वो देखिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले आप एक बार अपनी नज़र दौड़ाए पी कार्ड। व्हाट इज पी कार्ड फ्रॉम मिजाक एकेडमी? मिजाक एकेडमी, यू नो, इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, इंडिया का सबसे बड़ा एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, एक ऑनलाइन जो आप लर्निंग इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उन सारे लर्नर्स को जो डिजिटली लर्न कर सकते हैं, डिजिटली अपनी कोचिंग, अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, भले वो आईएएस से लेकर के और पटवार और कांस्टेबल तक एग्जाम्स की तैयारी आपको यहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कोर्सेज है वो अवेलेबल है। तो पी कार्ड क्या देखिए, पी कार्ड उन स्टूडेंट्स के लिए जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। पी कार्ड का मतलब होता है परफॉर्मेंस कार्ड। ये कार्ड आपको क्या प्रोवाइड करता है? देखिए, पी कार्ड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, यानी आपके जो भी कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं उसमें आपके जो भी सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट है, आपके लैंग्वेज के जो पेपर्स है, आपके जो मैथ्स और रीजनिंग के पेपर्स हैं, इन सभी पेपर्स के जो सब्जेक्ट वाइज लाइव टेस्ट होंगे। ठीक, ये आपका लाइव टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट ओनली फॉर हाफ एन आवर डेली। आप आधा घंटा निकाल करके अपने पी कार्ड को मेंटेन कर सकते हैं फॉर हाफ एन आवर। आधा घंटा चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग के शिफ्ट में आप 8 से 8:30 टेस्ट में आप अपीयर हो सकते हैं, और नेक्स्ट आपका लाइव टेस्ट है वो इवनिंग को 9 से 9:30 बजे, शाम को 9 से 9:30, और मॉर्निंग को 8 से 8:30। सिर्फ आधा घंटा, चाहे आप इवनिंग में अपना टेस्ट दीजिए या फिर आप मॉर्निंग में दीजिए, सिर्फ आपको पर डे हाफ एन आवर यानी आधा घंटा 30 मिनट्स का ये टेस्ट है। और 30 मिनट्स का टेस्ट आपका डेली अलग अलग सब्जेक्ट पे रहेगा। आपका कभी जियोग्राफी, वीक के जो 7 डेज में, ऑल डेज में आपके डिफरेंट है सब्जेक्ट के ऊपर जो 30 मिनट्स का टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट के जरिए आपकी रैंक्स और आपकी जो स्टेटस ऑफ योर प्रिपरेशन है वो आपको भी फीडबैक मिलेगा और हमें भी फीडबैक मिलेगा कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी वीक है। आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को उस पी कार्ड के जरिए वो देख सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट के अंदर टेस्ट कैसे होंगे? सब्जेक्ट के अंदर जिस तरह आप रोज़ाना आप ऑनलाइन लर्निंग के ज़रिए, हमारी जो कोचिंग के ज़रिए आप मान लिया किसी भी जो भर्ती एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो उस एग्ज़ाम के अंदर जो टॉपिक वाइज आपको जो पढ़ाया जाता है, टॉपिक वाइज आपके टेस्ट है वो लिए जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट, जैसे जियोग्राफी का है तो जियोग्राफी के टोटल आपको कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें टॉपिक वाइज आपके टेस्ट होंगे। पी कार्ड आपकी रैंक और आपका स्टेटस बताएगा। ठीक है, 11 मई, देखिए इसमें डेट आपकी है 11 मई। 11 मई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करने की डेट है। यहाँ तक तो आपका कोई एनरोलमेंट का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन 11 मई के बाद 500 रुपीज़ पर मंथ आपका चार्ज है, आपको करना पड़ेगा। तो 11 मई तक आप पी कार्ड को एनरोल करें और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी जो तैयारी कर सकते हैं और अपना जो स्टेटस और अपनी रैंकिंग है वो प्राप्त करते रहें। तो ये सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल है और पी कार्ड सिर्फ मिजाक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल है। इस प्लेटफॉर्म पे जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे उनके लिए मिजाक एकेडमी की तरफ से मैक्सिमम जो अवार्ड है वो भी स्कीम है वो लाई गई है, उसके ज़रिए भी आपको जल्दी खुलासा किया जाएगा इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है और किस तरह इतने बड़े अवार्ड्स है वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिलेगा। इसके बारे में भी आपको आने वाले आगे एपिसोड में बताएंगे। आज का तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व्ड? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? अपने ऑप्शंस को देखिए, 8th में, 9th में, 10th में और 7th में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी जो पक्षी दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, WBM डे, आप इसको शॉर्टली यूं कह सकते हैं WBM डे। WBM डे कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा
9 मई, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। जो प्रवासी जो पक्षी है, जो बाहर से पक्षी यहाँ हमारे देश में आते हैं, माइग्रेटरी जो आपके बर्ड्स है, उनके लोगों में उनके प्रति जागरूकता, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये भी एक दिवस है, वो मनाया जाता है। ठीक है, तो इस दिवस को मनाने की डेट याद रखिए, 9 मई। 9 मई यानी कि ये आज जो आपका कल का जो दिन था, 9 मई को क्या था, शनिवार था। इसका मतलब ये जो डे है सेकंड, इट इज व्हाट, सेकंड सैटरडे ऑफ मे। ये फिक्स है, देखो 9 मई फिक्स नहीं है, सेकंड सैटरडे ऑफ मे फिक्स है। मई का दूसरा शनिवार, मई का कौन सा शनिवार, दूसरा शनिवार। और ये आपका जो वर्ड WBM डे के रूप में ये आपका पॉपुलर है, तो वो आपका सिर्फ, और 9 में ये इस साल जरूर ये 9 में पड़ा है, लेकिन आपका मई का दूसरा शनिवार, आप सिर्फ इसको इस रूप में याद रखेंगे, मई का दूसरा शनिवार, मई का सेकंड सैटरडे, दूसरा शनिवार, ये वो दिवस रहेगा वर्ल्ड माइग्रेटरी, जो माइग्रेटरी बर्ड डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, WMB, ठीक है ना, WMB रहेगा आपका, WBM नहीं, WMB रहेगा, WMB डे। ठीक है, WMB डे रहेगा। इसके अलावा इसके बारे में और डिटेल देखिए, वर्ल्ड माइग्रेटरी देखिए, देखो ये आपका दिख रहा है WMB डे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में देखिए, 9 मई को, ये इस साल जो 9 मई को इसका दिवस है वो मनाया गया, 9 मई, और शनिवार जो है सेकंड शनिवार को। डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन द सेकंड सैटरडे ऑफ मे मंथ। द डे एम्स, इसका जो लक्ष्य होता है, टू ब्रिंग अटेंशन टू द थ्रेट्स फेस्ड बाय माइग्रेटरी बर्ड्स। जो आपका जो प्रवासी पक्षी है, जो आपके जो साइबेरियन क्रेन है, या जो आपके दूसरे कई प्रकार के पक्षी जो रसिया और जो पूरे रसिया और उसके आसपास के एरिया से जो पक्षी यहाँ आते हैं, उनके द्वारा यहाँ जो प्रॉब्लम जो फेस की जाती है, जो थ्रेट, जो आपके जो खतरे उनको जो महसूस होते हैं, जो वो सामना करते हैं, उन्हें दूर करना, रेज अवेयरनेस अबाउट इंक्रीजिंग नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कंजर्व देम, मतलब उनको संरक्षित रखने के लिए, उनको बचाए रखने, इस प्रकार की प्रजातियों को नष्ट होने से बचाने के लिए अवेयरनेस, जो जागरूकता है उसको फैलाना, ये एकमात्र एक जो लक्ष्य रहता है। इस साल की जो थीम की रही है वर्ल्ड, आपको माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम देखिए, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। पक्षी जो है हमारे जो विश्व जगत है इसको जोड़ता है पक्षी, इसीलिए ये एक नाम से एक थीम रखा है, द बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ये थीम अगर जो एग्जाम में अक्सर ऐसे थीम है वो पूछे जाते हैं, द बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। द थीम हाईलाइट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग एंड रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी and integrity of ecosystem that support the national movements of migratory birds and their essentials for their survival। तो ये इनको जो माइग्रेटरी, आपके वर्ल्ड माइग्रेटरी जो आपका डे है, बर्ड्स डे, वो मनाया जाने का आपको रीज़न क्लियर हो गया, और इसका जो थीम है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री जिन्होंने 8 मई को स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को सम्मानित किया। पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। तो ये कौन मंत्री है जिनका आपको नाम बताना है? तो मंत्री में देखिए, ए ऑप्शन में आपका सुषमा स्वराज है, बी नरेंद्र सिंह तोमर है, सी आपका किरण रिजिजू है, और डी गिरिराज सिंह है। तो जहाँ तक किरण रिजिजू है, ये आपके जो मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट है, और ये गृह राज्य मंत्री है। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर आपको पता है ये कृषि मंत्री है, सुषमा स्वराज अभी है नहीं, और चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा और वह है गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री है, और इन्होंने अपने हाथों से ये पुरस्कार का वितरण किया है, और 8 मई का वो दिन था जब ये पुरस्कार वितरण हुआ है। अब पुरस्कार वितरण जो किया गया, किन के विजेताओं को किया? स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज,
ये पुरस्कारों का नाम है, इसको आप डिटेल में यहाँ देखिए। स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज, स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज, ठीक है ना। ये आपका एक शॉर्ट फॉर्म हो गया SIAHGC, स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज। और इसके तहत आपके जो अवार्ड जिन्होंने जीते हैं उनमें आपके देखिए कौन कौन है। एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड जो चैलेंज के पुरस्कार है वो जीतने वाले प्रमुख जो संगठन है उसमें देखिए, ये आपका जो चैलेंज जो इसको लॉन्च किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और ये जो आपका लॉन्च हुआ जो पिछले साल 11 सितंबर 2019 को ये लॉन्च हुआ था। ये आपका जो एक स्टार्टअप है एक एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के, जिसको आप कह सकते हैं जो एनिमल हस्बेंड्री है यानी जो पशुपालन आप कह सकते हैं। और इस पशुपालन को लेकर के एक स्टार्टअप जो शुरू किया गया है 11 सितंबर 2019 की आप डेट रखिए याद। 2019 में PM नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था 11 सितंबर 11th ऑफ सितंबर 2019 को ये लॉन्च किया गया था। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के एक आपका जो अवार्ड है उस समय लॉन्च किया गया एट नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये जो लॉन्च किया गया ये मथुरा से किया गया। कहाँ से शुरू किया था ये प्रोग्राम? आपका नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम था, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADC का प्रोग्राम था। और ये प्रोग्राम कहाँ आयोजित हुआ था? मथुरा में। मथुरा जो कृष्ण भगवान की नगरी है और मथुरा से ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया है वो PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था पशुपालन को लेकर के, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के। एक स्टार्टअप नया जो शुरू किया गया है स्टार्टअप जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज वाज लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन 11 सितंबर 2019 एट ए नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। उस समय वहाँ मथुरा में जो प्रोग्राम था उसका नाम आपको पता है, ये ध्यान रखना है, NADC यानी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। द चैलेंज एम टू स्कॉट फॉर इनोवेटिव एंड कमर्शियल वायबल सॉल्यूशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर। जो आपका पशुपालन और जो डेयरी का जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर जिस प्रकार से जो समस्या है जो फेस कर रहा है उसकी समस्याओं के निवारण के लिए, यानी इसका जो लक्ष्य चैलेंज का जो लक्ष्य है, इस प्रकार के स्टार्टअप का जो लक्ष्य रखा गया कि उसको इनोवेटिव एंड कमर्शियली वायबल सॉल्यूशंस, किस प्रकार के सॉल्यूशन लाते हैं, एक नवाचार टाइप के, एक जो आपको व्यावसायिक रूप से जो उचित हो, ऐसे जो सॉल्यूशन है वो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर में लाए गए। द चैलेंज वाज टू प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशंस फॉर 6 प्रॉब्लम्स, जिसका नाम है वैल्यू एडेड प्रॉब्लम्स। जो 6 प्रकार की प्रॉब्लम्स को इन्होंने कंसीडर किया है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, सिंगल यूज प्लास्टिक alternatives, eliminate milk adulteration, breed improvement and animal nutrition, e-commerce solutions and प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी। ये 6 प्रकार की प्रॉब्लम्स को इन्होंने हाईलाइट किया। 6 टाइप की जो प्रॉब्लम्स है जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर के अंदर देखी जाती है, इन 6 प्रकार की प्रॉब्लम्स को इन्होंने आगे लिया है, जिसमें पहली वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, सिंगल यूज प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स, एलिमिनेट मिल्क एडल्ट्रेशन, ब्रीड इंप्रूवमेंट्स एंड एनिमल न्यूट्रिशन, ई कॉमर्स सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी। 2 स्टार्टअप्स पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट have been selected to receive cash grants and incubations। तो कैश ग्रांट्स यानी जो अनुदान प्राप्त करने के लिए हर एक जो आपका सेक्टर है, हर एक आपकी जो प्रॉब्लम सेक्टर है उस प्रॉब्लम सेक्टर से 2 स्टार्टअप को सेलेक्ट किया जाता है और उनको अनुदान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रदान किया जाएगा। 2 प्रकार के उनको अनुदान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रदान किया जाएगा और उनको जो आपका जो ग्रांट है वो लगभग कितना है 10 लाख का प्रोवाइड किया जाएगा। 10 लाख का ग्रांट है और जो सेकंड स्टार्टअप है उसको 7, यानी कि पहला स्टार्टअप जिसको ये ग्रांट मिलेगा वो 10 लाख की राशि मिलेगी और दूसरा स्टार्टअप जिसको जो आपको जो अवार्ड जो आपका मनी मिलेगा, जो इनकम पे मनी मिलेगा, वो मनी मिलेगा 7 लाख का मिलेगा। तो ये आपकी विनर्स लिस्ट देखिए। तो 2 स्टार्टअप, एक जो मेन स्टार्टअप, दूसरा रनर अप, ठीक है ना। तो 2 स्टार्टअप, इसमें हर एक जो आपकी जो प्रॉब्लम्स तो जो प्रॉब्लम्स 6 प्रॉब्लम्स जो आपकी हाईलाइट की गई, 6 प्रॉब्लम्स को जो भी आपका जो सॉल्व करेगा उसको जो 2 टाइप के स्टार्टअप जो इसमें सेलेक्ट होंगे, 2 टाइप्स के स्टार्टअप्स फर्स्ट एंड ये आपका रनर अप होगा।
रनर अप यानी सेकंड स्टार्टअप। इस फर्स्ट वाले स्टार्टअप को 10 लाख का ग्रांट्स मिलेगा, वहीं सेकंड वाले को 7 लाख का ग्रांट मिलेगा। ठीक है, तो इनको ये गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान मिलेगा। और ये उस पर्टिकुलर टाइप की जो प्रॉब्लम्स है, जो आपका एनिमल हस्बेंड्री और आपका जो डेयरी सेक्टर को लेकर के जो प्रॉब्लम्स को वो दुरुस्त करेंगे, उसके लिए इनको ये आपका ग्रांट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो इनमें से जो प्रमुख है, जैसे देखिए जो फर्स्ट है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए जो आपका कृषक मित्र एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई बेस्ड है, इसको ये अवार्ड दिया गया। एलिमिनेट मिल्क एडल्ट्रेशन में व्हाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज एलएलपी को, जो मुंबई एसी को दिया गया। फिर ब्रीड इंप्रूवमेंट के अंदर एडिस टेक्नोलॉजी जो आपकी बेलागवी कर्नाटका की है। फिर आपका है एनिमल न्यूट्रिशन को दिया गया है क्रिमांशी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये जोधपुर की है। और उसके अलावा ई कॉमर्स जो सॉल्यूशंस है, इसको आपका मूव फार्म गुरुग्राम को दिया गया। प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी में विनर है आपका एमर टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। सिंगल यूज प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स, ये इसके लिए किसी भी कंपनी को सेलेक्ट नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, द यूनाइटेड नेशंस एंड पार्टनर एजेंसीज लॉन्च किया है एक ग्लोबल अपील टू फाइट द कोविड-19 पैंडेमिक। संयुक्त राष्ट्र और उसकी जो साझेदारी एजेंसियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक वैश्विक अपील शुरू की है। यहाँ एक आपका एक वैश्विक एक फंड है, जो राशि है वो आपकी जो स्वीकृत की गई है वो कितने डॉलर है, 6.7 बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर या 15 बिलियन डॉलर। तो ये एक जो आपकी वैश्विक अपील जिसको आप कह रहे हैं, तो ये एक ग्लोबल अपील है इतना फंड जुटाने की। फंड जो जुटाने की एक जो आपकी राशि है का एक टारगेट रखा गया है, और वो आपका है 6.7 बिलियन डॉलर। 6.7 बिलियन डॉलर का ये फंड है, इतना जुटाने की अपील की गई है। और ये यूनाइटेड नेशंस ने की है। यूएसडी देखिए 6.7 बिलियन, ये ग्लोबल आपकी अपील है कोविड-19 से लड़ने के लिए। विश्व के देशों से इस प्रकार के फंड को जुटाने की एक अपील की है, 6.7 बिलियन डॉलर टू फाइट कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये एक ग्लोबल अपील है। वो आपका एक प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, ये यूएसडी जो आपका यूनाइटेड नेशंस ने किया है, इसका नाम है यूएन इमरजेंसी रिलीफ प्लान। यूएन इमरजेंसी यानी यूनाइटेड नेशंस का ये प्रोग्राम है। और ये उन जो आपके जो वीक जो कंट्रीज के लिए है, जो काफ़ी इस कोविड-19 को लेकर काफ़ी की जो वल्नरेबल ज़्यादा है, उन देशों को ये सहायता राशि प्रोवाइड की जाएगी। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी है एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के। ये कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। तो आप देख सकते हैं यूएन जो आपका इमरजेंसी आपका जो रिलीफ प्लान है, ओरिजिनली जो आपको ये इंक्लूड करता है टोटल 54 कंट्रीज, 54 देशों को ये शामिल करता है। और इस प्रोग्राम के तहत उनको जो ग्रोथ इन फूड, जो आपके फूड को ले फूड इनसिक्योरिटी को लेकर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसमें जो अंडर द प्लान 9 मोर वल्नरेबल कंट्रीज हैज बीन और भी ऐड की गई है। द 9 न्यूली एडेड जो कंट्रीज है उसमें आप कह सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान भी है, बेनिन है, मोज़ेम्बिक है, जिबूती है, लाइबेरिया है, फिलीपाइंस है, सियरा लियोन है, टोगो है और जिम्बाब्वे है। ये टोटल 9 कंट्रीज, तो 54 पहले और 9 और कंट्रीज, टोटल 63 कंट्रीज को इस प्लान के अंदर शामिल किया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEF, the UN agencies and partners responding to the immense needs reaching nearly 100 million people on any given day. Special focus on more vulnerable countries and combating food insecurities and gender-based violence. जो जेंडर यानी एक ऐसे देश जहाँ जेंडर बेस्ड वायलेंस ज़्यादा होता है, जहाँ फूड को लेकर के इनसिक्योरिटीज ज़्यादा होती है, यहाँ कोविड-19 को लेकर वो देश काफ़ी वल्नरेबल है। ऐसे देशों को मदद पहुंचाने के लिए यूएन ने ये एक जो मदद के लिए एक रिलीफ प्लान लाया है। वो प्लान आपका 6.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर का है। इसका नाम दिया गया एक हाउ मेनी लैब्स हैव बीन अलाउड फॉर टेस्टिंग प्रोटोटाइप सैंपल्स ऑफ PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE, coveralls,
required for protection from coronavirus by NABL. NABL द्वारा, प्रश्न है NABL द्वारा कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसको आप कह सकते हैं PPE। PPE क्या है? ये कैसे इक्विपमेंट्स है? व्यक्तिगत सुरक्षा जो उपकरण है, जो इनके प्रोटोटाइप नमूनों के परीक्षण के लिए कितनी प्रयोगशालाओं को अनुमति दी गई है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन देख सकते हैं 7, 8, 9 और 10, यानी ये वो लैब्स है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया कि वो क्या बनाएंगे, वो इस PPE का निर्माण करेंगे, इनका प्रोटोटाइप निर्माण करेंगे। आप प्रोटोटाइप नमूनों का पहले परीक्षण किया जाएगा। प्रोटोटाइप आप समझ सकते हैं, किसी भी जो आपका जैसे PPE का जो किट बनाया जाएगा, उससे पहले कोई भी इंडस्ट्रीज को उसका एक प्रोटोटाइप जो एक नमूना बनाने के लिए दिया जाता है। तो नमूनों का परीक्षण के लिए टोटल कितनी लैब है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज की है। वो लैब टोटल है आपकी 8 लैब है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज की है। और देखिए NABL एक्रीडिटेड लैब्स, जिसको समर्थन किसका प्राप्त है? NABL का है। NABL एक्रीडिटेड है। NABL एक्रीडिटेड ये लैब्स है। और 8 लैब्स जो आपके इंडिया में कहाँ देखो, साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, यानी एक तो है सीट्रा है, ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। उसके बाद DRDO इन मास न्यू दिल्ली का है। फिर हैवी व्हीकल फैक्ट्री आपका अवधि चेन्नई की है। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर उत्तर प्रदेश से है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर UP। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर UP। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो अंबरनाथ महाराष्ट्र। मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल क्या है, ये वो 8 लैब्स है जिनका NABL की तरफ से ये आपकी एक्रीडिटेड है। एक्रीडिटेड आप कह सकते हैं, उनकी तरफ से मान्यता प्राप्त है NABL की तरफ से। The tests are being conducted while conforming with the technical requirements issued by the Ministry of Health and Family Welfare। तो इस NABL, ये आपका NABL जो लैब है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW, इस मिनिस्ट्री के तहत आपकी NABL काम करती है। और NABL ने इन 8 प्रकार की लैब्स को क्या किया, एक्रीडिट किया गया। इनको आपको जो इनका NABL की तरफ से समर्थन है, ये उसकी तरफ से ये स्वीकृति जो प्राप्त लैब है। और इन लैब्स में जो NABL ने या फिर मिनिस्ट्री ने जो आपके नॉर्म्स, जो आपके रिक्वायरमेंट के नॉर्म्स तय किए कि भाई PPE जो किट है उसके क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी जो स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए, उसको लेकर के उन्होंने जो भी आपके नॉर्म्स बना रखे हैं, जो भी उन नॉर्म्स का जो टेस्टिंग किया जाएगा, वो टेस्टिंग ये लैब करेगी। और इन लैब्स के ज़रिए जो फाइनल जो प्रोटोटाइप फाइनल होने के बाद उनका जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए उनको परमिशन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हुज बर्थ एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड ऑन 9 मई। 9 मई को किस प्रमुख व्यक्ति का जो है वो जन्म दिवस यानी जयंती मनाई जाती है? पहला है पृथ्वीराज सिंह चौहान, दूसरा महाराणा प्रताप, तीसरा आपका राणा कुंभा और चौथा है विक्रमादित्य। अपने ऑप्शन को जो कमेंट बॉक्स में फटाफट आप मेंशन करें और जो भी आपको सही लगता है उसका सही आंसर दीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज सिंह चौहान, दूसरा है महाराणा प्रताप, तीसरा है राणा कुंभा और चौथा है विक्रमादित्य। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप अपना ऑप्शन को लिखिए। तो इसमें आपका है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की 9 तारीख को क्या थी? जयंती थी। महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के किंग थे, मेवाड़ के शासक थे। देखिए महाराणा प्रताप सिंह फर्स्ट, इनका पूरा नाम ये है महाराणा प्रताप सिंह। पॉपुलरली इनको आप महाराणा प्रताप कहते हैं। ठीक है, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उदय सिंह सेकंड। उदय सिंह सेकंड के बड़े पुत्र थे। और उदय सिंह सेकंड जिसको उदयपुर सिटी का जो फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, उदयपुर सिटी के फाउंडर है ये, फाउंडर ऑफ उदयपुर सिटी। प्रताप सिंह जो आपके जो 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 9 मई का दिन इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 9 मई 9 मई महाराणा प्रताप सिंह का जन्म दिवस है। ही वॉज किंग ऑफ मेवाड़। तो ये कहाँ के राजा थे? ये आपके मेवाड़ के किंग थे। मेवाड़ ये पूरा जो क्षेत्र है उदयपुर और उदयपुर के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उदयपुर चित्तौड़गढ़ आसपास का, ये पूरा क्षेत्र मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक
महाराणा प्रताप के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई और वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध, इस युद्ध के अंदर उन्हें अकबर की सेना का सामना करना पड़ा और अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया है वो नेतृत्व किसने किया? मान सिंह प्रथम ने। अकबर की सेना का जो नेतृत्व करने वाले जो आपके राजपूत शासक थे, जयपुर जो आमेर के शासक थे, आमेर के शासक आमेर के किंग कह सकते हैं, आमेर के राजा मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम ने जो अकबर की सेना का नेतृत्व किया था महाराणा प्रताप के खिलाफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ वो डेट याद रखिए, 18 जून 1576। 1576 यानी जिसको आप 16वीं सदी कह सकते हैं। तो 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी उससे जस्ट पहले 1576, उससे पूर्वार्ध में कह सकते हैं जो आपका जो 16वीं सदी का थर्ड क्वार्टर, 25 या 75 होता है थर्ड क्वार्टर, तो थर्ड क्वार्टर इन 1576 आप डेट याद रखिए। 1576 ये आपको सन याद रखना है, डेट भले याद ना रहे। 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध है वो लड़ा गया और इस युद्ध में हालांकि महाराणा प्रताप की हार हुई, लेकिन वो वहां से बच के एस्केप होके निकल गए और मुगलों की जो सेना है उसके हाथ नहीं लगे। और उसके बाद में उन्होंने संघर्ष किया और बाद में उन्होंने जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ को वापस भी मुगलों से हासिल कर दिया था। गोगुंदा और कुंभलगढ़ को मुगलों से वापस हासिल कर दिया था। ये तब किया था जब मुगल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट पे उलझे हुए थे। जो उत्तरी जो आपका पश्चिमी जो सीमांत क्षेत्र है भारत का, वहां पे वो युद्ध में इन्वॉल्व थे। उस समय गोगुंदा और कुंभलगढ़ दो क्षेत्र महाराणा प्रताप ने वापस भी हथिया लिए थे। अगला जो क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रवासी राहत मित्र ऐप। कैसी ऐप है? ऐप है प्रवासी राहत मित्र ऐप। ये मित्र कौन से प्रवासी मित्र ऐप, इस ऐप का लॉन्च है वो किस राज्य सरकार ने किया, आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है। फर्स्ट है एमपी, सेकंड यूपी, थर्ड केरला और फोर्थ है राजस्थान। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और राजस्थान। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या रहेगा? इसमें आपका ऑप्शन रहेगा यूपी। उत्तर प्रदेश वो राज्य सरकार है जिसने प्रवासी राहत जो मित्र नामक एक जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो शुरू किया है। उत्तर प्रदेश जहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बीजेपी दल से बिलोंग करते हैं और यहाँ के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल कौन है? गवर्नर ऑफ यूपी, यूपी के गवर्नर है। तो इन्होंने जो यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रवासी राहत मित्र ऐप, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और ये प्रवासी जो माइग्रेटरी जो आपकी लेबर क्लास है, जो उनको माइग्रेंट्स जो आपका पूरे देश से इधर उधर हो रहे हैं, तो उनके लिए एक स्कीम लाई गई है। उनके जॉब्स के लिए स्कीम लाई, जो माइग्रेट हो रहे हैं, जो बाहर से, प्रवासी का मतलब है जो बाहर से जो स्टेट्स में आ रहे हैं उनके लिए, और जो स्टेट के अंदर है जो बाहर के स्टेट से है, ठीक है ना। तो प्रवासी आप कह सकते हैं माइग्रेंट्स विद स्कीम्स एंड जॉब्स। जो प्रवासियों के लिए उनके लिए स्कीम लाई गई है, उनके जॉब्स के लिए स्कीम लाई गई है प्रवासियों के लिए। प्रवासी वो होते हैं जैसे कि यूपी के अंदर अगर बाहर के स्टेट से लोग रहते हैं तो बाहरी स्टेट वाले क्या कहलाते हैं? प्रवासी कहलाते हैं। और प्रवासियों के लिए एक स्कीम और उनके जॉब्स की स्कीम जो लाई गई है, तो उस स्कीम को ये मेंशन करेंगे इस एप्लीकेशन पे। तो ऐप डेवलप्ड इन कोऑर्डिनेशन विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब जो यूनाइटेड नेशन जो आपका जो विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, तो यूएनडीपी देखिए एप्लीकेशन को डेवलप किया गया, किसके सहयोग से किया गया? यूएनडीपी के सहयोग से किया गया। टू कीप ए वॉच ऑन द माइग्रेंट्स की, प्रवासियों की हेल्थ पे एक नजर रखने के लिए। विल आल्सो कनेक्ट देम टू गवर्नमेंट स्कीम्स, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है उसका उनको फायदा मिले, उसको कनेक्ट करना उनको, और कलेक्ट देयर डेटा टू हेल्प देम गेट ए जॉब अकॉर्डेंस विद देयर स्किल्स। जो उनके पास स्किल है, जो उनकी मान लिया कि जो हुनर है, जो उनको कला है, उस कला के बेस पे उनको जॉब्स प्रोवाइड करना। उनका जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, स्कीम्स के बारे में उनको अवेयरनेस फैलाना, उनकी जागरूकता प्रोवाइड करना। और उसके अलावा कोविड-19 के माहौल में लेकर के जो उनकी जो हेल्थ है डिस्टर्ब हो रही है, उस हेल्थ में जो हेल्थ से संबंधित जो डेटा जानकारी है वो इस एप्लीकेशन पे शेयर की जाएगी। तो ये प्रवासियों के लिए एक राहत की जो एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है, वो यूपी गवर्नमेंट ने
लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखिए, विच कंपनी हैज बीन टाइड अप विद ICMR टू डिलीवर कोविड-19 टेस्टिंग किट। कोविड-19 परीक्षण किट देने के लिए ICMR के साथ किस कंपनी को जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन देखिए इंडिया पोस्ट, दूसरा अमेजोन है, तीसरा फ्लिपकार्ट है, चौथा आपका ब्लू डार्ट है। तो वो ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें कि वो कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा बताइए। जो आपका कोविड-19 परीक्षण किट, जो टेस्टिंग किट है, उस टेस्टिंग किट जो ICMR के साथ जो इसने कंपनी, किस कंपनी को जोड़ा गया ICMR के साथ टेस्टिंग किट के निर्माण के लिए? ICMR टेस्टिंग किट, कोविड-19 का टेस्टिंग, कोविड-19 के टेस्टिंग किट के निर्माण के लिए ICMR ने किस प्रकार की कंपनी के साथ जो आपका ये किट देने के लिए, किट तैयार करेगी, देने के लिए ICMR के साथ किस कंपनी ने सहयोग किया है? टाइड अप विथ ICMR टू डिलीवर। डिलीवर का मतलब आप समझ रहे हैं, ये बनाना नहीं है, सिर्फ डिलीवर करना है। टेस्टिंग किट को डिलीवर करना है, यानी कि अपने गंतव्य तक पहुंचाने का एक स्कीम है। और उस स्कीम में ICMR के साथ है, वो कौन दे रहा है? अमेजन। जैसे सारी आपको पता है ये डिलीवरिंग जो आपकी एजेंसी है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका ब्लू डार्ट हो गया, ये सारी जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है, ये आपकी सारी लॉजिस्टिक टाइप की एजेंसी है। तो क्वेश्चन ये है कि टेस्टिंग किट इनके मार्फत वह आगे अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। जहां रिक्वायरमेंट टेस्टिंग किट की, चाहे वो हॉस्पिटल्स के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो मेडिकल की जो फ्रंट लाइन की टीम के लिए रिक्वायर रहती है, चाहे वो आपके पुलिस विभाग को रिक्वायर रहेगी, लेकिन डिलीवरी जो करेगी वो ICMR प्लस उसके साथ कौन सी कंपनी करेगी? तो उसमें आपका इंडिया पोस्ट है। तो ये जो टेस्टिंग किट बनने के बाद डिलीवर करने का एक जो आप कह सकते हैं इस कंपनी के साथ गठजोड़ किया गया, और वो किया है ICMR ने इंडिया पोस्ट के साथ। किसके साथ किया? इंडिया पोस्ट के साथ, भारतीय डाकघर के साथ। तो भारतीय डाकघर के साथ ICMR, देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR का पूरा नाम ये है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ICMR हमें पता है कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करता है। ICMR हैज एंटर्ड इनटू ए टाई अप, इसने एक टाई अप किया, एक गठजोड़ किया है इंडिया पोस्ट के साथ। इंडिया पोस्ट के साथ गठजोड़ इसलिए किया कि कोविड-19 की जो आपके जो टेस्टिंग किट है उनको डिलीवर करने के लिए, उनको आगे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, डिलीवरी के लिए कोविड-19 जो टेस्टिंग किट है, और ये टेस्टिंग किट टोटल कितने? 19 टाइप के, 19 टेस्टिंग किट्स को डिलीवर करना। दीज किट्स आर टेकन फ्रॉम ICMR के 16 रीजनल डिपो से ये उठाए जाएंगे। 16 रीजनल डिपो जो बने हुए ICMR के, जो आपके रीजनल क्षेत्रीय जो कार्यालय 16, पूरे देश भर में 16 जो क्षेत्रीय जो आपके कार्यालय बने हैं, जो डिपो बने हैं, और वहाँ डिपो से ये वहाँ से पिकअप किए जाएंगे, वहाँ से उठाए जाएंगे, और उसके बाद आगे जो भी गंतव्य मिलेगा वहाँ पे पहुँचाए जाएंगे। और भारतीय पोस्ट, भारतीय डाकघर ये उनको पहुँचाएगा। 200 एडिशनल लैब्स डेजिग्नेटेड फॉर कोरोना वायरस टेस्टिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी यहाँ से ले जाके आगे इनको कहाँ देना है? 200 जो आपकी डेजिग्नेटेड लैब्स तक पहुंचाने हैं। लैब्स कितनी है? 200, देश भर में 200 लैब तक ये टेस्टिंग किट है, वो आपको वहां पहुंचाने है, और ये काम दिया गया है इंडिया पोस्ट को। इंपॉर्टेंट टेकअवेज लीजिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR है बलराम भार्गव, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली हो गया। इंडियन पोस्ट जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 को होगी, 1 अप्रैल 1854 को किसकी स्थापना की गई? जो इंडियन पोस्ट जो आपका डिपार्टमेंट है, यानी कि इंडिया पोस्ट की जो स्थापना हुई है, इंडिया पोस्ट, वो आपका 1854 में, 1854 को इंडिया पोस्ट की स्थापना हुई। और इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? इंडिया पोस्ट का हेडक्वार्टर भी आपका नई दिल्ली में। तो ICMR जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इंडिया पोस्ट का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में। और ये जो गठजोड़ जो टाइप हुआ है, जो आपका 16 रीजनल डिपो से 200 जो एडिशनल जो आपकी लैब्स तक कोविड-19 की जो टेस्टिंग जो किट है वो पहुंचाने के लिए हुआ, और किसके साथ हुआ? वो भारतीय डाकघर के साथ हुआ। अगला प्रश्न देखिए, कोल इंडिया ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया, यानी कि एक MOU साइन हुआ है, MOU, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता पत्र पे साइन हुआ है, और वो है कोकिंग कोल को लेकर। आपको पता है कोकिंग कोल क्या होता है? कोकिंग कोल जो आपका विद्युत उत्पादन में जो आपका काम आता है, कोकिंग कोल। तो कोल इंडिया एक आपकी भारत सरकार की कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट में CIL कह सकते हैं, ठीक है।
जो कोयले के क्षेत्र की जो भारत सरकार की, ये भारत के जो 9 रत्नों में से एक रत्न मान सकते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो वो जो इसका एक एमओयू का जो साइन हुआ कोकिंग कोल का, वो किसके साथ हुआ है? फ्रांस के साथ, रूस के साथ, श्रीलंका के साथ या इंडोनेशिया के साथ में हुआ है। तो ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का साइन हुआ है। और कोकिंग कोल एक रॉ मटेरियल होता है विद्युत उत्पादन में, आपका स्टील। तो कोल इंडिया सीआईएल ने रशिया की जो 2 एंटिटीज है, 2 एंटिटी साथ आपका जो कोलेबोरेशन किया है, एक समझौता किया है, एक टाई अप किया, कह सकते हैं मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है, उनमें से जो आपका एक तो है FEAAISE, दूसरी आपकी है FEMC। ये 2 रशियन कंपनीज है जिन्होंने भारत सरकार की जो कंपनी है CIL कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है। और इस अंडरस्टैंडिंग के तहत कोयले का जो आयात निर्यात है वो किया जाएगा। तो हेडक्वार्टर जो कोल इंडिया का है वो आप याद रखिए कोलकाता में। कहाँ है? हेडक्वार्टर कोलकाता में। और कोल इंडिया के जो CEO है वो अनिल कुमार झा है। अनिल कुमार झा। अनिल कुमार झा कोल इंडिया के कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी जिसको CEO कहते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड एक भारत सरकार की कंपनी है, एक भारत का एक 9 रत्नों में से एक रत्न है। और कोल इंडिया लिमिटेड जिसने हाल ही में एक रशिया की 2 एंटिटीज के साथ एक मेमोरेंडम एक अंडरस्टैंडिंग जिसको एक सहमति पत्र पे साइन किया है, एक हस्ताक्षर हुए, और उसके तहत कोल्स का इंपोर्ट है वो किया जाएगा। तो कोल यानी जो कोयला, और आपको पता है कि कोकिंग कोल है, ये कैसा कोल है? ये आपका कोकिंग कोल के लिए हुआ है। कोकिंग कोल आपका विद्युत उत्पादन और स्टील उत्पादन आपका बहुउपयोगी रहता है। मूडीज का क्रेडिट रेटिंग जो हाल ही में फिर एक बार अखबारों में देखने को मिला है, मूडी ने इंडिया की GDP ग्रोथ को लेकर के एक फिर अपना एक क्रेडिट रेटिंग जारी किया है। इससे पहले आपको पता होगा कि मूडी ने जो आपका जो GDP में ग्रोथ है वो आपका 2.6% बताया था, ठीक है, 2.6%। इससे पहले की जो मूडी ने जो क्रेडिट रेट की थी इंडिया की, तो इंडिया की GDP में ग्रोथ बताया था 2.6%। लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने जो अपनी जो मूडीज का जो क्रेडिट रेट बताया वो है 0, कि वो इंडिया का जो आपका 2.06 से घटा करके 0% कर दिया है। और ये क्या किया है? ये किसने किया है? मूडी ने एक क्रेडिट रेटिंग जो जारी की गई है, भारत की GDP में वृद्धि की दर बताई गई कि वो 0% रह सकती है। तो ये जो आपका मूडीज क्या है? देखो, मूडी आपको पता है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और ये USA बेस्ड है। इसका जो मुख्यालय आपका है वो आपका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट और CEO है वो आपके है रेमंड W मैकडेनियल JR जूनियर, ठीक है। मैकडेनियल जूनियर आपके हैं रेमंड W मैकडेनियल जूनियर, ठीक है ना। तो ये इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है मूडी के रेमंड W मैकडेनियल जूनियर इसके CEO है और इसके अध्यक्ष है। तो ये मूडीज जिसने भारत की जो क्रेडिट रेटिंग आप याद रखिए वर्तमान में 2.6% से घटा करके और 0% कर दी है। ये एक संभावना जो मूडी टाइप की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बताई। आपको पता है कि भारत की खुद की भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि आप देखते हैं सिबिल है, क्रिजिल है, ठीक है ना। तो ये भारत के अंदर में इनसाइड इंडिया क्रेडिट रेट करने वाली एजेंसी, इनके अलावा भी काफी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडिया के अंदर भी है और इंडिया के बाहर भी है, जैसे कि आपका S&P है, जो कूपर्स है, तो काफी दूसरी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो ये 2.6 से 0% का आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं मिस्टर अंकित शर्को जो मिजाग एकेडमी के इंग्लिश के लेक्चर हैं और जो आपका इंग्लिश में जो आपका नेट क्वालिफाइड है, और इन्होंने अपना एक जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है बैंक पीओ, और बैंक पीओ के समकक्ष दूसरे जो भी टॉप लेवल के इंग्लिश
जो लैंग्वेज को, इंग्लिश के जो ग्रामर ग्रामर जो पोर्शन को जो कवर करवाते हैं। और इसके अलावा एसएससी के अंदर भी आपको पता है इंग्लिश में काफ़ी रोल रहता है। एसएससी के अलावा जो सीडीएस है, एनडीए है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का पेपर जहाँ भी आपका बनता है तो वो आप अंकित सर से आप पढ़ सकते हैं। और इसको अंकित सर ने इसका जो 90% जो फी में अभी ऑफ रखा है, और ये डेट आपकी है 15 मई, 15 मई जो आपको अगर एनरोल करते हैं 15 मई और उससे पहले पहले, तो आपको सिर्फ 10% फी है वो देनी है, यानी कि 90% जो आपकी फी में डिस्काउंट रखा है अंकित सर ने, 90% डिस्काउंट, ठीक है। और 90% डिस्काउंट के साथ आप चाहे बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, चाहे बैंक क्लर्क की तैयारी करते हैं, या आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवेज के किसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इंश्योरेंस या किसी भी सेक्टर जहां भी आपका पेपर्स में एक सिलेबस में इंग्लिश का अगर जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसके लिए आप अंकित सर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी 15 मई तक सिर्फ 10% फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंकित सर का आप डेमो यूट्यूब पे डेमो देख सकते हैं, और आप मिजाग एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर भी आप उनका डेमो देख सकते हैं। आप पहले डेमो देखिए और जब आप सेटिस्फाई होता है देन यू कैन ज्वाइन इट। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 का वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, जिसको हाल ही में मनाया गया 7 मई। वर्ल्ड विश्व जो एथलेटिक्स दिवस के रूप में जो अभी जो मनाया गया वो है 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को आप कह सकते हैं वार्ड कह सकते हैं। और इंट्रोड्यूस बाय IAAF, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, इसकी जो शुरुआत करने वाली जो एजेंसी है वो आप ये देखिए, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसको आप शॉर्टली याद रखेंगे IAAF। क्या शॉर्टली क्या याद रखेंगे, IAAF। तो फर्स्ट जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे आपका ऑब्जर्व हुआ है उसकी आप सन याद रखिए। सबसे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब शुरू किया गया, 1996। तो ये आपको सन आपको याद रखना चाहिए। 1996 को पहला जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है वो ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जिसको पहले जाना जाता था इंटरनेशनल वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसको पहले एक और नाम से पुकारा जाता था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। नाम हालांकि शॉर्ट नेम वही है, लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो काफी बड़ा है, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है ना, IAAF, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है। और अभी जैसे इसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, तो एमेच्योर की जगह क्या हो गया, एसोसिएशन एथलेटिक फेडरेशन। बस शॉर्ट नेम वही है, सिर्फ फुल नेम है वही आपका चेंज हुआ है। हेडक्वार्टर इसका मोनाको है और प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन को। सेबेस्टियन को इसके अध्यक्ष है। और आपका IAAF का हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पे है, वो मोनाको में है। नेक्स्ट टॉपिक आप देखते हैं, अगला टॉपिक आपका है और त्रिपुरा से है। अगला टॉपिक त्रिपुरा से है। देखिए अगला टॉपिक कहाँ से है, त्रिपुरा से है। त्रिपुरा के CM, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन एक पोर्टल लॉन्च किया है, स्कॉलरशिप, जिसका नाम देखिए नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन पोर्टल, जिसका नाम है जिसको आप कह सकते हैं, ये पोर्टल देखिए scholarship.gov.in, ठीक है ना। और किसके अंडर में, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना स्कीम है। उस स्कीम के तहत एक पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल है आपका जो scholarship.gov.in, 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 ये तो है पोर्टल का नाम। देखिए एक पोर्टल, जिस वेबसाइट और पोर्टल आप कंफ्यूज ना होए, वेबसाइट और पोर्टल में जैसे सिमिलरिटी है उसके अलावा उसमें डिफरेंस भी है। वेबसाइट जैसे कि लग रहा है, जैसे कि आपको दिखता है कि ये क्या है, ये तो वेबसाइट ही है, तो वाई पीपुल आर सेइंग दिस एज ए
पोर्टल, पोर्टल क्यों करते हैं? देखो वेबसाइट और पोर्टल में ये फ़र्क होता है। वेबसाइट पे आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने जो डेटा है वो वहाँ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पोर्टल पे क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी एक आईडी है वो बनानी पड़ेगी, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपका एक अकाउंट वहाँ मेंटेन किया जाता है, तो उससे कहते हैं पोर्टल। तो पोर्टल हालांकि काफ़ी सेफ है, इसमें डेटा है वो लीक है नहीं होते हैं। तो scholarship.gov.in, ठीक है ना, scholarship.gov.in जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने ये एक आपका स्कॉलरशिप, जो ऑनलाइन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए एक पोर्टल का लॉन्च किया है। और ये पोर्टल जिस स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है वो स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। और इस योजना के तहत इस प्रकार के एक स्कॉलरशिप, ऑनलाइन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का एक पोर्टल है वो लॉन्च किया है। और इस पोर्टल के बारे में देखिए, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब देव कुमार जो आपको पता है, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो दल है इनका बीजेपी है, और बीजेपी से बिप्लब देव कुमार। तो इन मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया, अपनी स्कीम में मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप का एक पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का नाम है आपका scholarship.go.in, ठीक है। इस स्कीम के तहत लॉन्च किया। एंड इंसेंटिव स्कीम, ये एक प्रकार की एक इंसेंटिव स्कीम है। और इंसेंटिव किस प्रकार के रूप में दे रहे हैं? एट द स्टेट सेक्रेटेरिएट सो दैट द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम फॉर द एकेडमिक ईयर। देखो 2019 और 2020 का जो आपका शैक्षणिक सत्र है, इस शैक्षणिक सत्र के लिए स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली स्कीम है। और इस स्कीम का जो स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। और उस स्कीम के तहत ये ऑनलाइन आपका एक पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। दूसरी बात देखिए, त्रिपुरा के बारे में यह है कि इसकी कैपिटल आपकी अगरतला है। त्रिपुरा के गवर्नर है वो रमेश बैस है। नेशनल पार्क त्रिपुरा में देखिए, एक तो आपका क्लाउडेड लेपर्ड है, दूसरा आपका बिशलगढ़ है, और तीसरा आपका सेपाही जला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सेपाही जला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिशलगढ़। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्या है? नेशनल पार्क हो गया। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क आपका त्रिपुरा का एक इंपॉर्टेंट पार्क है, क्लाउडेड लेपर्ड। और ये कहाँ पे है? बिशलगढ़ सेफाही जिला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सेफाई जला बिशलगढ़ का आपका नेशनल पार्क है। और ये आपके कैपिटल देख लिया आपने, गवर्नर हो गया, जो सीएम आपके बिप्लब देव कुमार है, जो उनका जो दल है वो आपका बीजेपी है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, तरुण बजाज। आपने तरुण बजाज को अभी हाल ही में सुर्खियों में सुना होगा। द पर्सन इन द न्यूज़ एंड पर्सन नेम इज तरुण बजाज। तो तरुण बजाज सुर्खियों में क्यों है, आप ये देखिए। तरुण बजाज, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज, आर्थिक मामलों के कौन है? जो सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी है। इनको हाल ही में आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जो आपका जो भारत सरकार का एक केंद्रीय बैंक है, इसके केंद्रीय निदेशक मंडल में इनको निदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया, यानी कि उनको डायरेक्टर बनाया गया। जो एक डायरेक्टर का बोर्ड होता है, डायरेक्टर्स के बोर्ड के अंदर काफ़ी डायरेक्टर्स होते हैं। तो डायरेक्टर का बोर्ड हो सकता है कि उसके अंदर 6 डायरेक्टर हो सकता है उसके अंदर 8 डायरेक्टर हो। तो उस डायरेक्टर के एक निदेशक मंडल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। किसी भी कंपनी का क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। तो वैसे भी आरबीआई क्या एक केंद्रीय बैंक है और इसका भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कई डायरेक्टर होते हैं, उसमें से एक डायरेक्टर की नियुक्ति है वो आपके इनकी हुई है। इससे पहले जो काम करते थे वो आर्थिक मामलों के क्या थे? सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ इंडिया। भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आर्थिक मामलों के ये सचिव थे, तरुण बजाज इनका नाम था। और इनको डायरेक्टर बनाया गया है किसके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो आपका जो निदेशक मंडल है केंद्रीय बैंक का, केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक डायरेक्टर बनाए गए। तरुण बजाज देखिए अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए। अतनु चक्रवर्ती उनका स्थान लिया। अतनु चक्रवर्ती यानी इससे पहले जो अधिकारी इस पद पे जो आपके जो काम कर रहे थे, इस जो आपके निदेशक डायरेक्टर के रूप में जो काम कर रहे थे आरबीआई के, जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो आपका निदेशक मंडल है, उसमें उनकी जगह ली है। उनका नाम है अतनु चक्रवर्ती, ठीक है। और तरुण बजाज 1988 बैच के आईएएस अधिकारी है, 1988 के आईएएस अधिकारी हैं और बैच उनका 1988 है। अगला टॉपिक देखिए, नेक्स्ट है सीएमआई को देखिए।
CMIE। CMIE का पहले तो फुल फॉर्म देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, मतलब किसको मॉनिटर करना, इंडिया की इकोनॉमी की मॉनिटर करने का सेंटर है CMIE। CMIE का पहले तो फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग, CMIE, I फॉर इंडिया, E फॉर इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। द कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो आपने इन्होंने CMIE ने कितना बताया, 27.11%। ये आपका इकोनॉमी का एक बहुत ही बढ़िया इस पर प्रश्न बनता है और हर प्रकार के एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। 27.11% आपको याद रखना है कि हाल ही में CMIE ने जो बेरोजगारी की जो दर बताई है, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बढ़ गई है, ठीक है, और बढ़ के कितनी हो गई है, 27.11 हो गई है फॉर द वीक एंड May 3 ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस। यानी कि जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है और ये जो संक्रमण का जो काल चल रहा है, इस काल को लेकर के भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो बढ़ के 27.11 हो गई है। 7% लेवल द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक इन द मिड मार्च, मतलब जो मिड मार्च यानी कि 15 मार्च आप समझ लीजिए, 15 मार्च के बाद में अगर देखा जाए तो लगभग 7% है वो बेरोजगारी की दर है वो बढ़ी है। 7% है वो सिर्फ मिड मार्च से अभी तक है, इतना ग्रो किया है। CMI के बारे में देखिए, CMI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, जिसके चेयरमैन ऐसे दवे हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर जो MD और आपके जो CEO है वो आपका महेश व्यास है। तो एक तो चेयरमैन जिसको आप अध्यक्ष कह सकते हैं, चेयरमैन एक अध्यक्ष की पोस्ट है, और MD और CEO जिसको आप प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। तो एक तो चेयरमैन होते हैं और एक आपके MD और CEO होते हैं, दोनों अलग है। एक नाम है आपका चेयरमैन अध्यक्ष है वो SA दवे आपके चेयरमैन है, वहीं महेश व्यास नाम से वो आपके MD और CEO है, किसके, CMIE के। और हेडक्वार्टर कहाँ है CMIE का हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इंडिया reduced एनर्जी इंटेंसिटी इन 2018-19 by 20%। एज देखो 20% एनर्जी यानी ऊर्जा की खपत है उसमें 20% कमी आ गई। यानी कि कोविड-19 को लेकर के एक चलो ये फ़ायदा हुआ कि एनर्जी का जो ऊर्जा की जो लाइट की जो खपत है वो 20% कम हो गई है। और ये कंपैरिजन लिया है वो 2005 के लेवल से लिया गया। 2000 जो एक आधार माना, एक 2005 के साल को आधार मान के देखा कि 20% जो एनर्जी है वो 2018 का आकलन कह रहा है, 2018-19 में 20% एनर्जी जो है कम जो कंज्यूम हुई है। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट टू रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी बाई 33 to 35% बाई 2030। यानी कि 2030 तक इंडिया ने एक टारगेट रखा है और वो टारगेट है 33% से लेकर के 35% तक। मतलब जो एनर्जी की जो इंटेंसिटी है उसको कम किया जाएगा 33 से लेकर के 35% बाई 2030 तक, कंपेयर टू ये। और इसका जो बेस्ट लेवल कंपैरिजन रहेगा 2005 का। द एनर्जी एफिशिएंसी एफर्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू रिड्यूसिंग 151.7। अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का टनों में इसका जो आकलन करें कि कितने टन की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके एनवायरनमेंट में जाने से बच जाएगी, तो वो आपकी है 151.74 मिलियन टन, जिसको आप MT कह सकते हैं, ठीक है। तो MT कितना है, 151.74 MT कह सकते हैं। ये MT ऑफ क्या है, CO2, MT CO2, ठीक है। एमिशंस ये नहीं, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके एमिशन होता है और वो एनवायरनमेंट होता है। तो एक टारगेट ये भी रखा है कि आपका एनर्जी एफिशिएंसी एफर्ट्स आल्सो कंट्रीब्यूशन रेड्यूसिंग MT ऑफ एमिशन ऑफ CO2, वेयर इज लास्ट ईयर जो आपका इसका जो एमिशन था वो आपका 108, लास्ट ईयर 108 MT CO2 था, लास्ट ईयर 108 था, वो अभी 151.74, यानी काफ़ी एमिशन है वो कम हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए रिपोर्ट ये PwC इंडिया की है। ये रिपोर्ट यानी ये जो आपका जो आकलन है वो पेश करने वाली एजेंसी है PwC, आपका PwC इंडिया। अब देखिए एक तो BE, देखिए ये रिपोर्ट आपका BE की है। BE का नाम है आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और PwC का फुल फॉर्म नाम क्या है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। एक प्राइवेट लिमिटेड आपकी एक PwC लिमिटेड कंपनी है और इस कंपनी ने ये रिपोर्ट जारी की है। और BE जो आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है।
एस्टेब्लिश देखिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट है जो बीई का वो 2002 का अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत हुआ। वर्क्स करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये सारे डाटा किसके हैं? BEE के, बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के। इसके अलावा देखिए डायरेक्टर जनरल आपके अभय बाकरे हैं। रॉबर्ट ई मॉरिस आपके PwC प्राइवेट लिमिटेड इसके चेयरमैन। देखिए PwC के चेयरमैन है रॉबर्ट ई मॉरिस। PwC इंडिया के चेयरमैन आपके हैं श्यामल मुखर्जी। और PwC का हेडक्वार्टर लंदन यानी यूके, यानी ये PwC इंडिया लिमिटेड जो आपका इस जो यूके की एक कंपनी है और इसका इंडिया में जो ऑफिस है, और उस इंडिया के जो अधिकारियों के जो नाम आपके सामने है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपका है वो लंदन यूके में है, यानी ये ब्रिटिश कंपनी है PwC, जिसको आप नाम देख सकते हैं प्राइस वाटर हाउस। देखिए ये आपका PW इसमें स्मॉल होगा, PW और फिर C बड़ा होगा, PwC लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। तो ये PW क्या है? प्राइस वाटर हाउस, ये हो गया प्राइस वाटर हाउस। C फॉर कूपर्स, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। इस कंपनी के नाम को याद रखिए, P फॉर प्राइस वाटर हाउस, C फॉर कूपर्स, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन यूके में है। और इंडिया के अंदर इसके जो अधिकारी है, जिनको आप कह सकते हैं जो इसका डायरेक्टर जनरल DG है वो अभय बाकरे हैं, और जो ब्रिटिश जो इसके जो चेयरमैन है वो रॉबर्ट ई मॉरिस है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक इंटरनेट यूजर्स को लेकर के एक आकलन आया, एक रिपोर्ट आई है कि भारत के अंदर इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ के कितनी होगी। देखिए इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना, मतलब चाइना के बाद पूरे विश्व में इंटरनेट यूज करने वाला भारत है वो दूसरा बन गया। ये पहले अमेरिका का स्थान था, लेकिन अब अमेरिका को थर्ड प्लेस पे खिसका दिया है भारत ने। देखिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कोविड-19 के दौरान अब देखा जाता है कि गांव तक इसकी अप्रोच बढ़ी है, इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है। हाँ, तो इसका जो सेकंड पोजीशन आ गया है, सेकंड पोजीशन आप देखो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको ले सकते हैं ऑल इंडिया अर्बन, जैसे अर्बन और रूरल में आप देख सकते हैं अर्बन और रूरल का ये आप जो ग्राफ है, इसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग उम्र के लोगों को भी दर्शाया गया है, किसके कितने परसेंट है। जो 50%, 50+ के जो है वो 6% यूज़ कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं वो एज ग्रुप है आपका है 20 से 29, 20 साल से लेकर के और 29 साल के जो युवा है उनका जो परसेंटेज है इंटरनेट को यूज़ करने का वो आपका 34% है। देखिए ठीक है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो 20 से 29 का दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो पोजीशन है वो 20 का 30 से 39 का है और 17% है 16 से 19, 16 से 19 का भी काफ़ी परसेंटेज 17% है। तो अर्बन से रूरल में देखो, अर्बन में 60% अगर यूज़ हो रहा है तो इंटरनेट आपका रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 69%, 69% है वो आपका इंटरनेट यूज़ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, देखिए रूरल इंडिया में 227 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अर्बन में सिर्फ 205 मिलियन। 1 मिलियन बराबर आपको पता है 10 लाख होता है। 1 मिलियन इज 10 लाख एंड 1 बिलियन इज 1000 लाख होता है। तो डाटा याद रखिए, 1 मिलियन में कितना होता है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख और 1 बिलियन इक्वल टू 1000 लाख, कितने 1000 लाख होते हैं। तो देखिए 227 मिलियन जो है ग्रामीण लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं आजकल, और 205 शहर में सिर्फ 205 है। तो 205 और 227 लगभग 22 मिलियन ज़्यादा ग्रामीण लोग इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। 71 मिलियन किड्स एजेड बिटवीन 5 to 11 आल्सो गो ऑनलाइन यूजिंग एडल्ट डिवाइसेज। देखो 5 से 11 साल के जो बच्चे हैं वो भी 71 मिलियन जो बच्चे हैं ये भी आपका जो एडल्ट की डिवाइसेस के जरिए इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। 503 मिलियन इंडिया। देखिए इंडिया के अंदर टोटल अगर इनकी संख्या देखी जाए तो 503 मिलियन है, और चाइना के अंदर ये संख्या आपकी है 850 मिलियन है। ये फर्क है, चाइना 850 मिलियन और इंडिया के अंदर 503 मिलियन है। तो आप देखिए इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ मोर इंटरनेट यूजर्स इन रूरल एरियाज देन अर्बन। ये रिपोर्ट किसकी है? आप रिपोर्ट जारी करने वाली एजेंसी है, देखिए IAMAI, जिसको आप पूरा नाम क्या कह सकते हैं, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
इंटरनेट एंड मोबाइल, IAMAI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नामक एक एजेंसी है, और ये एजेंसी इस प्रकार की रिपोर्ट है वो जारी करती है। देखिए दूसरा एक और है नीलसन भी इस रिपोर्ट को जारी करने में IAMAI के साथ शामिल है। सो दैट फॉर द फर्स्ट टाइम हैज मोर इंटरनेट यूजर्स, आपके वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं बनिस्पत की अर्बन एरिया से। IAMAI के बारे में देखिए, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसके चेयरमैन है वो अमित अग्रवाल है, और प्रेसिडेंट है वो शुभो रे कौन है? शुभो रे आपके अध्यक्ष है। तो ये आपको इसमें याद रखना है, IAMAI एंड नीलसन, इन दोनों ने इस प्रकार की रिपोर्ट को। तो ये आपका करंट अफेयर्स का सेशन है वो आज यहीं खत्म करते हैं। और करंट अफेयर्स आपको सभी को अच्छी तरह से पता है कि ये सब प्रकार के एग्जाम्स के अंदर बहु उपयोगी है और जो क्रिटिकल भी है। इसको हर समय आपको मॉर्निंग का जो आपका टाइम है इसको आपको जरूर देना चाहिए। लेकिन अमूमन क्या होता है कि हम अगर डायरेक्ट न्यूज़पेपर तक अप्रोच करते हैं तो 2 से 3 घंटे हमारे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की टीम के ज़रिए अगर आप तक जो करंट अफेयर्स का जो मटेरियल पहुंचता है तो आप 1 घंटे में जो पर डे का जो करंट अफेयर्स है वो आप लर्न कर सकते हैं। और ये आपके लिए फ्रूटफुल है क्योंकि इसमें आपका कोई चार्ज है वो कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं लेगा। और करंट अफेयर्स मैक्सिमम जो प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवार्ड करते हैं। तो जो प्लेटफॉर्म जहाँ से भी आपको लगता है कि मेरी यहाँ IAS की तैयारी में मुझे यहाँ मटेरियल है वो बेस्ट मुझे मिल रहा है, स्टेट PCS वालों के लिए भी अगर उनको भी लगता है कि दिस प्लेटफॉर्म इज फ्रूटफुल फॉर मी, दे कैन ज्वाइन दैट प्लेटफॉर्म। यूट्यूब चैनल लाइव प्लेटफॉर्म है और इस पर लाइव ही मैक्सिमम जो आपकी जो क्लासेस है हमारी भी आपको लाइव ही मिलेगी। मिजाग एकेडमी का ये लाइव सेशन रोजाना आपको मॉर्निंग को देखने को मिलेगा। और आप चाहे IAS की तैयारी करें या स्टेट PCS की करते हैं, चाहे वो किसी भी हिंदी बाजी स्टेट के अंदर जो आपका राज्य की जो लोक सेवा की जो तैयारी करते हैं सभी के लिए फ्रूटफुल है। इसके अलावा लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, जो गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं, उसमें भी ये जो करंट का है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 15 से लेकर के 20% आउट ऑफ 100 में से आपके क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स से आते हैं। तो आप मैक्सिमम जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे जो साथी हैं, जो जब भी इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं सबसे पहले आप लाइक जरूर करें। लाइक के अलावा आप शेयर करिए और अपने जो साथी को अपने साथ जोड़िए कि हम किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। और मिजाग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो दिल्ली की जो करंट अफेयर्स है उसकी जो एनालिसिस है वो काफ़ी फ्रूटफुल है। और आप इसमें भी अगर आपको कोई वीकनेसेस या कोई कमज़ोरी अगर लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लगता है कि कोई भी पक्ष है हमारा कमज़ोर हो, आप उसको हाईलाइट करें और हमें जरूर बताएं। हम आपसे फीडबैक लेना चाहते हैं, आप हमारा फीडबैक जरूर प्राप्त करें और अच्छी तैयारी करते रहे। कोविड-19 के माहौल में घर पे रहें, स्टे एट होम एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी घर पे रह के तैयारी कीजिए और ऑनलाइन ही तैयारी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, हैव ए गुड डे।